तो चलिए, सभी को नमस्कार है, सभी को नमस्कार। सभी बालक सेशन में जुड़ेंगे। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है एसी सर्किट के अंदर, वो है पावर फैक्टर। लास्ट क्लास में हमने आपके लिए जो सेशन देखा था वो कौन सा सेशन था सर? वो था फेज एंगल। तो आज के सेशन में जो अपन कवर करेंगे वो क्या होगा? दैट इज पावर फैक्टर, यानी हिंदी में बोले तो शक्ति गुणांक। चलिए फटाफट सभी जुड़ जाएंगे सेशन में फटाफट। चलिए, सभी को नमस्कार है जी, सभी को नमस्कार एक साथ, है ना? चलिए सेशन में जुड़ जाएंगे सभी। तो आज का टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है? तो पहले देखिए, इसके तीन अप्रोच अपन फॉलो करेंगे, दो तीन तरीके से इसको बढ़िया से समझेंगे। पहले इसको थियोरिटिकल एस्पेक्ट से समझेंगे, इसमें थ्योरी के माध्यम से समझेंगे। दूसरा, इसको फॉर्मूला के माध्यम से समझेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, है ना। अगर आप सिर्फ गणित के हिसाब से लेके चलेंगे कि ये फॉर्मूला है तो काम नहीं चलेगा, इसमें समझदारी बहुत जरूरी है। और कंसेप्ट, इन तीनों को हम लेके चलेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत खासा ध्यान रखना है, क्योंकि ये मशीन, पावर सिस्टम, आपका मेजरमेंट हर जगह काम आएगा। जितने भी चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिकल के कोर, एसी मशीन वगैरह में, तो सब में आपको काम आएगा। तो इसमें थ्योरी, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सभी को अपन लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि ये क्या है। इसको देखते हैं पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, तो पहले फॉर्मूला थ्योरेटिकल चीज है, डिफिनेशन ले लेते हैं पहले। ठीक है, पहले डिफिनेशन ले लेते हैं। तो यह फेज एंगल कोण का कॉस या कोसाइन वैल्यू होता है, या फेज एंगल का कोसाइन वैल्यू होता है। अगर आप इसको डिफिनेशन वाइज कहेंगे तो आप ये कह सकते हैं, इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। आप इसको यह दूसरे तरीके से लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, इट इज कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज के बीच जो है कोसाइन एंगल, तो आपका करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल होता है, करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल होता है, इसके बीच जो बालक एंगल होता है, या आपका तो कोण होता है, तो वही ना फेज एंगल है, वही ना फेज एंगल है ना। इट इज द कोसाइन एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अब इसको डिफाइन करेंगे, यह कॉस फाई से निरूपित किया जाता है, यह कॉस फाई से क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अब देखोगे पावर फैक्टर के बराबर आपको कहीं भी लिखा रहेगा कॉस, और ये जो फाई है यही आपका फेज कलांतर है, यही आपका क्या है? फेज एंगल है, यही ना है फेज एंगल, जो कि करंट और वोल्टेज के बीच होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यह कोस फाई से हमेशा डिनोट किया जाता है, यह हमेशा क्या है? कॉस फाई से डिनोट किया जाता है। अब आइए यहां से पावर फैक्टर के बारे में समझते हैं। तो डिफिनेशन से तो आप समझ गए, यह जो है कोसाइन एंगल है किसका? करंट और वोल्टेज के बीच जो भी एंगल होता है। इससे पहले क्लास में हमने क्या कराया था आपको? फेज एंगल। और फेज एंगल क्या था सर? फेज एंगल वो था जो करंट और वोल्टेज के बीच जो भी एंगल बनता था वहां पर फेज एंगल होता था। तो फेज एंगल हमने देखा 0 और 90 के बीच रहता है। अगर शुद्ध रेजिस्टेंस हो तो 0 और शुद्ध कैपेसिटर इंडक्टर हो तो 90। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन रहा तो हमेशा 0 और 90 के बीच। अब यहां भी पावर फैक्टर है, तो इसका जो है वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा? तो पावर फैक्टर हमेशा
कॉस फाई या तो 0 हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम एंगल 0 हो सकता है, या 90 डिग्री हो सकता है, यही स्थिति बनेगा, या फिर 90 0 से लेकर 90 के बीच में हो सकता है। ये 3 स्थिति बनेगी कि नहीं? तीनों स्थिति को बढ़िया से मैं लिख दे रहा हूं। पावर फैक्टर जो है कॉस फाई ये 3 स्थिति बनाएगा। देखिएगा कौन कौन सा, या तो 0 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं? 0 फेज, इसका फेज एंगल की बात कर रहा हूं ना, फेज एंगल की बात कर रहा हूं कि आप जानते हो कि फेज एंगल जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री भी होता है सर, 0 से ये 90 डिग्री भी हो सकता है, और ये फेज एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच भी होता है। तीनों एंगल आपने देख रखा है, तीनों एंगल देख रखा है। अब आप बालक देखो, अगर ये ऐसा है तो फिर पावर फैक्टर कैसा होगा? तो पावर फैक्टर कैसा होगा, जिसको आप cos फाई से डिनोट करते हो। तो आप देखो, अगर इसका फेज एंगल कितना होगा सर, अगर फेज एंगल 0 डिग्री होगा, फेज एंगल कितना होगा अगर 0 डिग्री होगा, तो बताइए हो टोटल cos फाई क्या होगा? टोटल cos फाई, तो cos 0 डिग्री कितने के बराबर सर? cos 0 डिग्री 1 के बराबर। अब आओ यहां पर cos फाई फिर से लिखता हूं, फाई का मान कितना लेके चलोगे? फाई का मान कितना लेके चलोगे सर? फाई का मान 90 डिग्री अगर लेके चलूंगा, क्योंकि अधिकतम डिग्री कितना हो सकता है 90। तो टोटल cos फाई का मान क्या हो जाएगा? यहां से टोटल cos फाई का मान क्या हो जाएगा? cos 90 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और या cos फाई का मान 0 से 90 डिग्री के बीच अगर लेके चलोगे, तो बताइए cos फाई का मान ओवरऑल कितना हो जाएगा सर? इसका मान जो 0 पर लेंगे तो cos 0 का मान क्या हो जाता है 1, और cos 90 डिग्री का लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 0 से 1 भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 0 से 1 कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि यह cos फेज एंगल के साथ जुड़ के पावर फैक्टर बनाता है। तो अभी एक एक चीज को हम बारीकी से समझेंगे, एकदम आसान भाषा में, एक बार पढ़िए जिंदगी भर काम आएगा, बस यही मैं कहना चाहता हूं। तो यहां पर पहले इसको हम जो है थियोरेटिकल भाषा में समझाते हैं, फिर फॉर्मूला के हिसाब से समझेंगे, तब कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बहुत जरूरी है इसका जानना, है ना। तो अब क्या देख रहे हो, तो इसका मतलब जिस तरीके से फेज एंगल 0 से 90 कहीं भी लाइक कर सकता है, और 0 से 90 के बीच भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और 0 से 90 डिग्री के बीच हो सकता है। अब बताएं पावर फैक्टर कहां से कहां जा सकता है? कम से कम तो 0 होगा, अगर फेज एंगल 90 होगा तो पावर फैक्टर 0 होगा। अधिकतम अगर फेज एंगल 0 हो जाएगा तो पावर फैक्टर 1 होगा, या और इन दोनों के बीच होगा तो क्या होगा? 0 से 1 से 0 के बीच भी हो सकता है, 1 से 0 के बीच भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पावर फैक्टर कहां से कहां लाइक करेगा, तो इस बार आप समझिए कि पावर फैक्टर जिसको आप cos फाई कह रहे हो, ये लाइक करेगा हमेशा 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है, और 1 से छोटा या बराबर भी हो सकता है। तो पावर फैक्टर ऑलवेज लाइज बिटवीन किसने कितने के बीच, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और 1 के बराबर या 1 से छोटा, ये लाई करेगा। इसी को फॉर्मूला में दूसरे तरीके से भी लिखते हैं कि पावर फैक्टर ही खाली लिख देगा, पूछेगा ये कितने से बड़ा और बराबर होगा, तो 0 से बड़ा और बराबर हो जाएगा, और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो दूसरा ऑप्शन, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अथवा में। बोलिए किसी बालक को कोई समस्या यहां तक तो कमेंट करिए, है ना। कोई कमेंट, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार आपके कमेंट को भी ले लूंगा। किसी बालक को कोई समस्या, ये बिल्कुल बालक, आपको नॉन टेक्निकल के लिए भी सारा कंटेंट अवेलेबल है, नॉन टेक्निकल के लिए भी सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल है, उसको फॉलो करिए। लाइव में उतना समय आप दे भी नहीं पाओगे, और उतना समय, इससे अच्छा कि ज्यादा स्पीड में रिकॉर्डेड को फॉलो कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। रिकॉर्डेड फॉर्मेट को फॉलो कर दीजिएगा तो आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर, है ना। अब अपन बढ़ते हैं इसमें आगे की ओर, ठीक है। तो ये रहा हमारा थियोरेटिकल पार्ट कि ऐसे ऐसे पावर फैक्टर होता है, तो ये चीज को समझना है। अब फॉर्मूला भी बहुत जगह काम आता है आपको, फॉर्मूला में कैसे आप लिखेंगे चीजों को, तो उसको भी अपन देखेंगे। फॉर्मूला में कैसे लिखा जाता है उसको भी अपन देखेंगे। आइए बालक, इसको फॉर्मूला से भी देखा जाएगा
एकदम बारीकी से समझेंगे, एक बार पढ़ेंगे पर जिंदगी भर काम आएगा। हमारा हमेशा से यही आप लोगों से कहना रहता है कि एक बार चीजों को पढ़िए, बेहतर पढ़िए। एक सेकेंड, डायरेक्ट पंखे की हवा यहाँ पे आ रही है ना। किस बैच में नहीं है वहां का रिकॉर्डेड, बताइए किस बैच में नहीं है, किस बैच में बालक नहीं है, बताइए किस बैच में नहीं है। होगा एकदम, एकदम होगा। तो थ्योरेटिकल चीज कंप्लीट हो गया है, ये थ्योरेटिकल बात है। फॉर्मूला पर अपन समझते हैं। अब आते हैं फॉर्मूला को देखते हैं। फॉर्मूला वाला हिस्से को अपन देखते हैं। फॉर्मूला वाला हिस्से को अपन देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला वाला हिस्से को अपन देखते हैं। अब फॉर्मूला वाला हिस्से में समझते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो नॉन टेक एकदम सभी रिकॉर्डेड है, कभी कभी लाइव जो भी चलते हैं ना, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो उसके लाइव चक्कर में रहोगे तो बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है आपका। टेक्निकल पर लगातार फोकस करिए, नोटेक को कभी भी किसी भी टाइम आप साइड से पढ़ते रहिए, उससे समय का बचत होगा। उसको भी लाइव करिएगा तो कोर्स बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब फॉर्मूला पे चलते हैं। सर फॉर्मूला जो पावर फैक्टर का होता है वो क्या होता है? तो पावर फैक्टर का जो बालक शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है, शक्ति गुणांक का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा है, यानी यही कॉस फाई है। इसको आप कह सकते हो आर बटा जेड। आर क्या है? आर क्या है आपका? प्रतिरोध है कि नहीं? प्रतिरोध। और जेड क्या है? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा इंग्लिश में इसी को रिएक्ट इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पीडेंस कहते हैं, जेड, है ना। तो ये हुआ। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, इसकी कोई इकाई नहीं होती। पावर फैक्टर की कोई भी इकाई नहीं होती। जैसे कि यहां से भी देख लो, है ना, आर बटा जेड, इसकी भी इकाई ओम में और इसकी भी इकाई ओम में, दोनों का इकाई ओम में होता है। काटोगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी आप सिंपल समझो, इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है, ये भी आपको समझना है। और समझिए पावर फैक्टर को, शक्ति गुणांक का दूसरा फॉर्मूला, ये तो पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा पावर फैक्टर पीएफ सीधे लिख देता हूं। इस शक्ति गुणांक को आप लिख सकते हैं एक्टिव पावर बटा एपरेंस पावर। एक्टिव पावर बटा एपरेंस पावर, इसी को आप लिखते हो एक्टिव पावर या एवरेज पावर बटा अपरेंस पावर। है कि नहीं? एक्टिव पावर मतलब क्या होता है? एक्टिव पावर मतलब ये फॉर्मूला एकदम ध्यान रखना है कि जो आपका रियल पावर है, ट्रू पावर है, उसी को एक्टिव पावर कहते हैं। और ये हमेशा इन दोनों का अनुपात होता है। एक्टिव पावर हमेशा जो ये पावर फैक्टर होता है वो एक्टिव पावर बटे अपरेंस पावर का हमेशा क्या होता है? अनुपात होता है। अगर बालक इसी को आप देखेंगे तो ये देखिए रियल में कट के कॉस फाइव बचेगा। इसको अगर एक्टिव को लिखोगे तो एक्टिव पावर क्या होता है? वी आई कॉस फाइव। फॉर्मूला से एक्टिव पावर का क्या होता है? वी आई कॉस फाइव। और अपरेंस पावर का क्या होता है? वी आई। अगर इन दोनों को देखोगे, दोनों को काट दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉस फाइव बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ कॉस फाइव। तो ऐसे भी आप देख सकते हो, ऐसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आप जब जाओगे एसी सर्किट में तो आरएल सर्किट, आरसी सर्किट वगैरह जब पढ़ोगे तो वहां पर आपको एक चीज और दिखाई देगा कि यह वोल्टेज के अनुपात को भी दर्शाता है। जब कोई सीरीज सर्किट रहेगा, वहां करंट इक्वल में रहेगा, तो वोल्टेज के तरीके से एंगल निकाला जा सकता है, पावर फैक्टर निकाला जा सकता है। लेकिन वो अभी डेप्थ में हो जाएगा, अभी आप समझ उतना नहीं पाओगे। इसीलिए अभी इन दो फॉर्मूला को फिलहाल आपको दिमाग में रखना है कि शक्ति गुणांक आर बटे जेड से भी निकाला जा सकता है, और शक्ति गुणांक जो है आप निकाल सकते हो एक्टिव पावर बटे अपरेंट पावर, यानी P बटा S का रेशियो से भी निकाल सकते हो। ये भी चीज हो गई।
अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो समझिए बहुत चीज अधूरा रह जाएगा। तो पावर फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें, एक बार इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैमरा में कट रहा है कुछ चीजें। ठीक है, चलिए चलिए अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना होगा, इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है इसका कॉन्सेप्ट जानना। आइए अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट होता क्या है, पावर फैक्टर को आप इस तरीके से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। नाम क्या है, पावर फैक्टर। नाम क्या है, पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक, यानी पावर को फैक्टर करता है। पावर को फैक्टर करने का मतलब, कहीं आपने 100 इकाई शक्ति दिया है, कहीं क्या किया है 100 यूनिट पावर दिया है, और उसको लोड एंड पे जाके वो फैक्टर कर देगा 0.5 से। तो 0.5 क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है। फैक्टर क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू 0.2 0.3 0.4 0.5 है ना। तो फ्रैक्शनल वैल्यू को फैक्टर बोलते हैं, है कि नहीं। गुणांक किसको बोलते हैं, फैक्टर। 0. ये ऐसा थोड़ा 10-20 को गुणांक बोलते हैं, नहीं। तो 0.1 0.2 0.3 0.9 0.99 ये तो क्या हुआ, फैक्टर हुआ। तो समझो कहीं आपने किसी को 100 दी, 100 यूनिट दिया, और वो यहां पे उसको कितने में बदल दे रहा है, मान लो 80 यूनिट दे रहा। क्या दे रहा, 80। यानी आपने कहीं किसी को 100 दिए और वो उसको बदल दे रहा अगर 80 में, इसका मतलब यहां से यहां तक जाने में कितने का फैक्टर हो गया, तो आप कहोगे 0.8 से फैक्टर हो गया। ये आपका पावर 0.8 के साथ फैक्टर होके सिर्फ कितने में तब्दील कर दिया, 80 में तब्दील कर दिया। क्लियर। और समझिए इसको, कहीं आपने 100 दिए, है ना, और वो वहां पर 75 यूनिट पावर कर दिया। 100 को कितना कर दिया, 75 कर दिया। इसका मतलब इस 100 को अगर कोई 75 कर दे रहा है, इसका मतलब इसमें कितना फैक्टर लगा, 0.7 गुना फैक्टर ऐसा लगा कि जो इस 100 के साथ इतना गुना होकर कितना कर दिया, 75। तो यही चीज होता है पावर फैक्टर। जो आपके वैल्यू, आप किसी सर्किट में अगर 100 यूनिट पावर देते हो, तो कई बार क्या होता है, लोड पर जाते जाते वह उसको फैक्टर कर देता है। यानी आपके वैल्यू को जैसे आपने 100 दिया तो कम करके दिखाएगा। यानी अगर 100 ही रह जाए, अगर मान लो आपने 100 पावर दिए और वो 100 ही रह जाए, तो इसमें कितना से फैक्टर हुआ सर, एक इसका फैक्टर हुआ। कितना, एक। 100 में 1 से गुना हुआ तो इतना हुआ, 100 में 0.75 से गुना हुआ तो इतना हुआ, 100 में 0.8 से गुना हुआ तो कितना हुआ, 80 हो गया। तो आप ये समझो कि एक्चुअली पावर फैक्टर ये बताता है कि कितना से शक्ति को फैक्टर कर दिया, कितना से शक्ति को फैक्टर कर दिया। अब समझो इस चीज को, ये कितना से फैक्टर कर दिया, तो ये समझना, अगर कोई सर्किट में सोर्स है और यहां लोड है, यहां क्या है बालक, लोड है, यहां क्या है, लोड है। तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, अभी आपको लोड का पता नहीं कि ये कौन सा लोड है, लेकिन अगर आपने यहां से 100 यूनिट का क्या किया है, कोई पावर डिलीवर करने का सोचा, 100 यूनिट आप शक्ति डिलीवर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, 100 यूनिट शक्ति डिलीवर करना चाहते हो इस सोर्स से। ये आपका सोर्स हो गया, स्रोत हो गए हैं, एसी स्रोत है, इस सोर्स से इस लोड पर, इस सोर्स से इस लोड पर। लेकिन हो क्या रहा है सर, हो ये रहा है इस सोर्स से इस लोड पे जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये लोड पर निर्भर कर रहा है कि लोड का पावर फैक्टर क्या है। अगर लोड का पावर फैक्टर हमारा मान लो यूनिटी रहेगा तो 100 का 100 आ जाएगा। तो अब समझो यहां पर ये जो 100 का पावर है, ये लोड पर 100 भी रह सकता है, 80 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब यहां पर जो शक्ति मिलेगा, आप देखो आपने 100 यूनिट भेजा, कितना 100, आप भेज कितना 100, लेकिन लोड पर, इस लोड पर अलग अलग मिलेगा। इस लोड पर क्या मिलेगा, अलग अलग। आपको भी अलग अलग कैसे मिलेगा सर, अभी समझना इस चीज को। इस लोड पर 100 भी मिल सकता, 75 भी मिल सकता, 0 भी मिल सकता, 80 भी मिल सकता, 50 भी मिल सकता है। क्यों ऐसा मिल सकता, आप सोचो। अगर लोड प्योर रेजिस्टिव रहेगा, कैसा लोड रहेगा, समझने की बात है। अगर ये स्रोत, अगर लोड, अगर बालक लोड क्या हो, लोड अगर पूर्ण आर लोड हो, कैसा हो, आर हो, कैसा
लोड रेजिस्टिव हो, रेजिस्टिव। तो समझो बालक, लोड अगर रेजिस्टिव रहा, लोड अगर क्या रहा, रेजिस्टिव रहा, लोड अगर रेजिस्टिव रहा, तो आपको पता है कल ही हमने पढ़ा था, रेजिस्टिव लोड में करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल होता है क्या? करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। तो आपने देखा कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। क्लियर? तो जब 0 डिग्री हुआ तो cos फाइव कितना होगा? cos फाइव 1 होता है। क्या हो गया? cos 0 का मान, पावर फैक्टर का मान क्या होगा? 1। मतलब कोई फैक्टर किया क्या? नहीं। आपको पता है यहाँ जो शक्ति आपको लोड पर शक्ति मिलता है, लोड पर जो शक्ति मिलता है वो किस फॉर्मूला के हिसाब से मिलता है? आपको P बराबर जो फॉर्मूला होता है VI cos फाइव के हिसाब से फॉर्मूला मिलता है। क्या मिलता है? VI cos फाइव के हिसाब से शक्ति मिलता है। क्लियर? अब देखिए VI के साथ अगर आपका इसका मान 1 रह गया, क्या मान रह गया? 1, तो बताइए इस 100 को 100 ही रहने दिया ना? ध्यान से समझिएगा, बहुत कंसेप्ट है ये, ध्यान रखना। इस 100 को इस लोड पर 100 ही रहने दिया। अगर पावर फैक्टर रेजिस्टिव, सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टिव लोड होगा, तो एक रेजिस्टिव लोड में एक सोर्स से लोड पर पूरा पावर चला जाता है। 100 यहां से दिया, 100 मिल जाएगा, यहां 100 मिल गया। अगर 100 पावर मिल गया, इसका मतलब यहाँ पे आर लोड है। क्या है? आर लोड। इसका पावर फैक्टर क्या है? 1। पावर फैक्टर क्या है बालक? 1। तो देखिए कहीं 100 से 100 ही शक्ति लोड पर मिल गया। यहां स्रोत है, ये स्रोत है और ये लोड है ना? तो स्रोत से लोड पर अगर उतना ही शक्ति मिल जाए, इसका मतलब पावर फैक्टर कितना रहा? कुछ हुआ ही नहीं, पावर में कोई फैक्टर हुआ ही नहीं, कोई पावर में फैक्टर हुआ ही नहीं। तो एक शुद्ध रेजिस्टिव सर्किट में हमेशा जितना हम सोर्स से भेजते हैं, लोड पर उतना ही मिलता है। लोड पर क्या होता है? उतना ही मिलता है। इसका मतलब आर लोड में, आर लोड पर, ध्यान से, आर लोड का पावर फैक्टर क्या होता है? यूनिटी हम जानते ही हैं, फेज एंगल। जब रेजिस्टिव लोड होता है तो करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, तो फेज एंगल नहीं होगा। फेज एंगल नहीं होगा तो पावर फैक्टर cos 0 का मान 1 होता है। तो पूरा का पूरा पावर डिलीवर होगा। अच्छा, जो भी पावर यहां से भेजते हो वो क्या है? एस एपरेंट्स पावर कहलाता है। एपरेंट्स पावर V इंटू आई होता है, एपरेंट्स पावर। और यहां पर जो होता है वो मिलने वाला पावर, जो रियल पावर, एक्टिव पावर होता है, उसको बोलते हैं VI cos फाइव। तो बताइए एस इस रेजिस्टिव लोड में एस किसके बराबर हो जाता है? सर रेजिस्टिव लोड में एस जो होता है ना, P के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि cos फाइव का मान तो 1 हो रखा है। तो यहाँ P बराबर VI और S बराबर VI, तो S P के बराबर हो गया। बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। अगर लोड रेजिस्टिव रहा, लोड अगर रेजिस्टिव रहा तो 100 का 100 पावर मिलेगा। 10 भेजेंगे तो 10 मिलेगा, 5 भेजेंगे तो 5 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos फाइव का मान इकाई होता है। क्या होता है? इकाई हो जाता है रेजिस्टिव लोड में। क्लियर रहेगा बालक? लेकिन आपने कल ही आपने देखा कि कल आपने एक चीज क्या देखा कि अगर शुद्ध इंडक्टिव या शुद्ध कैपेसिटिव हो जाए, अगर लोड क्या हो बालक? अगर लोड हो शुद्ध इंडक्टर या कैपेसिटर, अगर लोड शुद्ध इंडक्टर या कैपेसिटर के रूप में हो जाए, तो आप बताओ बालक, तो आप बताओ कि फेज एंगल कितना हो जाएगा करंट वोल्टेज के बीच? 90 डिग्री। कल ही पढ़े हैं, है ना? 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो बताओ बालक, जब ये 90 डिग्री हो जाएगा फेज एंगल के बीच, यहाँ 90 डिग्री, तो आप बताओ कि यहाँ पर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? cos 90 का मान 0 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 होगा। तो जब आपका ये देखो, ये आर लोड पर कितना मिला? आर लोड पर पावर फैक्टर यूनिटी तो 100 का 100 मिला। लेकिन जब आप लोड कैसा लगाओगे? शुद्ध एल एंड सी शुद्ध आप यूज करोगे। क्या यूज करोगे? शुद्ध। तो शक्ति कितना मिलेगा? 0 पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos फाइव का मान क्या हो जाता है बालक? 0 हो जाता है। और इस फॉर्मूला में जब लगाओगे P बराबर VI cos फाइव, और ये cos फाइव जब आपको लग के दिखेगा, तो बताओ क्या दिखेगा? 0 हो जाएगा कि नहीं? तो देखिए कभी 100 का 100 पावर भी मिल जाएगा, कहीं पर 100 का 100 पावर भी मिल जाएगा, और कहीं पर 100 का 0 भी मिल जाता है। तो कभी 100 का 100 भी मिल जाता है, कभी 100 का 0 भी मिल जाता है। 100 का 100 भी मिल जाता है और कभी 100 का 0 पावर भी मिलता है। तो आपने सुना होगा शुद्ध इंडक्टिव और शुद्ध कैपेसिटर सर्किट में टोटल जो पावर मिलता है वो कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि फेज एंगल्स में 90 डिग्री होता है। और जब भी किसी सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर होता है, जब भी मान लो यहाँ पे शुद्ध इंडक्टर या कैपेसिटर होगा, तो बालक करंट और वोल्टेज से जो निकलेगा 90 डिग्री का अंतर पे निकलेगा। एक आगे चलेगा, दूसरा पीछे चलेगा, तो 90 डिग्री का अंतर होगा, तो cos पावर का फैक्टर 0 कर देगा। पावर फैक्टर 0 मतलब कि जितना आप भेजोगे, चाहे कितना भेजो, यहाँ पर मान आपको क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। इसका मतलब अगर शुद्ध इंडक्टिव रहेगा तो पावर फैक्टर कितना? 0, और सिर्फ रेजिस्टिव रहेगा तो पावर फैक्टर का मान 1।
तो 0 1 के कारण आपको पावर भी 0 और पूरा का पूरा मिल जाता है। अब सोचो जब इंडक्टर के रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, इंडक्टर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होगा, है ना, कैपेसिटर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होगा, तो उस तरीके से क्या होता है, अलग अलग अगर आरएल का कॉम्बिनेशन हुआ तो पावर फैक्टर ना 0 होगा ना 1 होगा, पावर फैक्टर 0 ना 1 होगा, तो पावर फैक्टर क्या होगा बालक, इसी के बीच होगा। पावर फैक्टर क्या होगा, इसी के बीच में होगा। अगर क्या होगा, अगर मान लो आरएल सर्किट हो, आरएल सर्किट हो, आरसी परिपथ हो, आरएलसी परिपथ हो, इन सभी केस में आपका पावर फैक्टर 0 और 1 के बीच में होता है। तो 0 और 1 के बीच में होता है तो आपका पावर फैक्टर का मान अगर मान लो 0 1 के बीच में आधा हो गया, क्या हो गया, हाफ, तो पावर फैक्टर क्या होगा, आपका पावर फैक्टर यहां पर अगर 100 भेजो तो यहां कितना मिलेगा, 50। तो लोड एंड पर जरूरी नहीं है कि अगर 100 भेजे हैं तो लोड पर 100 ही मिलेगा, लोड पे क्या मिलेगा, वेरी करता है, वो निर्भर करता है लोड का पावर फैक्टर क्या है, लोड के शक्ति गुणांक पर ही लोड पर कितना शक्ति मिलेगा सप्लाई से यह निर्भर करता है। हमेशा याद रखना, किसी भी जैसे मोटर है, जनरेटर या किसी भी चीज, बल्ब है, डिफरेंट टाइप के लोड हो सकते हैं, लोड कैसा भी हो, उस लोड को कितना शक्ति मिलेगा वो उसी लोड के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है कि उस लोड में कितना इंडक्टर लेवल है, कितना रेजिस्टेंस लेवल है, कितना कैपेसिटर लेवल है, क्लियर है, तो ये बात निर्भर करता है। तो अगर हम 100 पावर यहां से भेज रहे हैं, अभी हम यूनिट की बात कर रहे हैं खाली, अभी उसकी वैल्यू यूनिट नहीं लगा रहे हैं कि रिएक्टिव पावर में VAR या फिर वाट, नहीं, हम कह रहे हैं कि 100 भेज रहे हैं और लोड अगर मान लो लोड इंडक्टिव है तो 100 भेजने के बाद भी लोड पर 0 शक्ति मिलेगा, अगर लोड रेजिस्टिव है तो 100 भेज रहे हैं तो लोड पर आपको कितना मिलेगा, 100 का 100 मिलेगा, और कोई लोड रेजिस्टेंस और इंडक्टर का कॉम्बिनेशन है तो यहां से 100 भेजेंगे तो वहां पर 0 और 100 के बीच मिलेगा। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, किसी सोर्स से लोड पर कितना शक्ति मिलेगा या उस लोड के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको समझनी चाहिए हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हालांकि पावर का अलग अलग फॉर्मूला हम दिखाएंगे, है ना, चीजों को आप समझेंगे, है ना। और एक बात और बता देते हैं, यहाँ तो हम अभी एक पॉइंट लिखेंगे, किसी लोड पर कितना शक्ति डिलीवर होता है वो उसके पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, ये पॉइंट तो लिखना ही है, इस पॉइंट को अभी अपन मेंशन करेंगे। लेकिन एक चीज और देखो, एक चीज और, एक बालक एक चीज और समझो, आप कहोगे कि 100 का 100 मिल गया, 100 का 100 मिल गया तो कोई फैक्टर नहीं हुआ, चलो पूरा का पूरा मिल गया। लेकिन कोई ऐसा भी केस है कि 100 की जगह पे 0 मिल जा रहा है, 100 की जगह पे 50 मिल जा रहा है, आखिर बाकी वो 50 कहां चला गया, वो लॉस में चला गया या कहां चला जाता है। अब कभी कभी ये भी आपके दिमाग में सोचते होगे कि सर कहीं पर किसी सोर्स को, इस सोर्स को 100 हमने दिया और लोड पर हमको 100 नहीं मिल रहा है, तो बाकी 100 क्या लॉस में चला जाता, नहीं। एसी सर्किट में यही एक खासियत है, जो तीसरा पावर को जन्म देता है वो है रिएक्टिव पावर। अगर आपका सर्किट में आपने 100 यहां भेजा और 100 यहां मिला तो रिएक्टिव पावर 0 है, टोटल एक्टिव पावर मिला, जितना एफिशिएंसी भेजे और उतना ही यहां पे मिल गया तो एक्टिव पावर उतना ही हो गया आपका। लेकिन आप यहां से 100 भेजे हो, यहां 50 75 80 या फिर आप कह सकते हो ये 0 मिल रहा है, इसका मतलब अब आपके परिपथ में इंडक्टर या कैपेसिटर उत्पन्न हो चुका है, करंट वोल्टेज के बीच गैप आ चुका है। अब आप जितना शक्ति स्रोत से भेजोगे उतना लोड पर नहीं होगा, तो एक्टिव पावर जो बच गया है, एक्टिव पावर जो दिख रहा है वो तो है, लेकिन उसके अलावा जो बचा हुआ पावर है वही रिएक्टिव पावर का नाम दिया गया है। क्या है जो बच रहा है वो, क्या है, रिएक्टिव पावर। अब बच रहा को ऐसे नहीं कर देंगे कि रिएक्टिव पावर 100 दिए 75 बचे, यहाँ आया है एक्टिव तो 25 रिएक्टिव रहेगा, नहीं, ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। तो जब भी आप रिएक्टिव पावर निकालेंगे उसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर, तो स्क्वायर के टर्म में निकालिएगा, तब जो निकलेगा वही रिएक्टिव पावर होता है। तो रिएक्टिव पावर कोई देखने वाला पावर या कोई ऐसा पावर नहीं है जो हम डायरेक्ट निकालते हैं। रिएक्टिव पावर हमारे परिपथ में कितना इंडक्टर कैपेसिटर रहता है उसके कारण उत्पन्न होता है। क्या होता है, उसी कारण उत्पन्न होता है। तो जो एक्टिव बना है, बाकी जो रह गया स्क्वायर फॉर्मूला से निकाल लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एक एच तो क्या हो गया, हमेशा एस हो गया, और बी स्क्वायर पी स्क्वायर में तो एक हो गया एक्टिव, एक हो गया रिएक्टिव। क्लियर रहेगा, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो अब यहां पर देखना, अगर बालक अगर कोई ये 1 हो जाता है तो इसका पावर फैक्टर कितना रहा होगा, 1। 100 का 100 मिल गया तो पावर फैक्टर कितना रहा होगा, 1। अगर 100 का 80 मिला तो पावर फैक्टर इसका कितना, 0.8। 100 को 80 से गुणा करके कितना दे दिया, ये 0.8, 80 दे दिया। 100 को इसका पावर फैक्टर कितना हुआ, 7.5, यानी 100 में 7.5 गुना करके कितना दिया लोड पे, 50। इसका पावर फैक्टर की बात करें तो ये क्या हो गया, 0.5, यानी 100 में 50.5 से गुना करके कितना दिया, 50। इसका पावर फैक्टर क्या हो गया, 0। इसका पावर फैक्टर क्या हो गया, 0, तब 0 दे दिया। क्लियर है। तो ये कोई सोर्स तो अपना फिक्स है, सोर्स तो बेचारा अपना फिक्स है। अब लोड पर कितना शक्ति मिलेगा वो उसी लोड के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। क्लियर रहेगा, उसी लोड के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हमेशा एक पॉइंट मैं लिखूंगा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, मशीन पावर सिस्टम सब जगह काम आएगा, मेजरमेंट है ना। किसी सोर्स यानी स्रोत से लोड पर कितना शक्ति मिलेगा, यह उसके लोड के
शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, लोड के पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है, लोड के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। चलिए, लोड के शक्ति गुणांक पर निर्भर करता है। तो शक्ति गुणांक हमेशा किसका होता है? पावर फैक्टर जो होता है हमेशा लोड का होता है। पावर फैक्टर हमेशा लोड का होता है। पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर हमेशा लोड का होता है। शक्ति गुणांक हमेशा लोड का होता है। शक्ति गुणांक हमेशा लोड का होता है। क्लियर? शक्ति गुणांक हमेशा लोड का होता है। शक्ति गुणांक हमेशा लोड का होता है। क्लियर है बालक? क्लियर है बालक? है ना? शक्ति गुणांक हमेशा लोड का होता है या लोड में होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अगर मान लो एक सर्किट में आपको दिखाता हूं, देखना बालक, एक कोई ये सर्किट है, एक कोई सर्किट है, देखो यहाँ आपने एक कोई सर्किट बनाया है और कोई आपको कहेगा कि इस सर्किट में कोई आपसे कहेगा इस सर्किट में हम आपको एक सोर्स दे रहे हैं, देखना हम आपको एक सोर्स दे रहे हैं और यहाँ पर कहेगा आपको कि हमने आपको एक लोड दिया, हमने आपको क्या दिया? एक लोड दिया, हमने आपको क्या दिया? एक लोड दिया। तो देखो बालक, यहाँ आपका ये सोर्स है, यह है स्रोत है, ठीक है, और ये है आपके लिए क्या? लोड है, ठीक है। अब देखो बालक, यहाँ से जब आपका धारा जाएगा, यहाँ से जब आपका धारा जाएगा और यहाँ मान लो वोल्टेज है, वो लोड है। तो अगर कोई आपसे कहता है कि इस लोड का पावर फैक्टर 0.8 है, क्या कहेगा? अगर कोई कहेगा इस लोड का पावर फैक्टर क्या है? 0.8 है। क्या है? 0.8 है। और यहाँ का कोई बोलेगा टोटल शक्ति, यहाँ से टोटल शक्ति कितना दिया जा रहा है? मान लो आपको कहेगा 100 यूनिट शक्ति दिया जा रहा है, 100 वोल्ट एम्पियर शक्ति दी जा रही है यहाँ से। तो बताइए इस लोड पर टोटल कितना पावर मिलेगा? इस लोड पर टोटल पावर कितना मिलेगा? तो हम जानते हैं जब लोड का पावर फैक्टर हमको पता चल गया, ठीक है, तो यार ये लोड का पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर कितना चीज इंडिकेट करता है? ना तो शुद्ध रेजिस्टिव है, ना तो शुद्ध इंडक्टिव है। रेजिस्टिव इंडक्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है या रजिस्टर कैपेसिटर का रोल हो सकता है। अब इसमें भी 0.5 लैगिंग लिखता है तो आरएल सर्किट होता है, और जब लीडिंग होता है तो आरसी सर्किट होता है। लीडिंग मतलब जब उसमें करंट लीड करता है तो आरसी सर्किट होगा, जब लैगिंग बोलता है तो आरएल सर्किट होगा, है कि नहीं? तो ये लीडिंग लाइन लिख देगा तो आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखो 100 आपने भेजा, तो कोई कहेगा यहाँ कितना मिलेगा? सीधे आपको 80 वाट मिलेगा। क्या बोलोगे? 80 वाट मिलेगा। और यहाँ पे कितना मिलेगा? 80 वाट। अब यूनिट के साथ हम बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर निकालोगे तो VI cos पाई होता है। VI ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, ये वोल्ट एम्पियर जो होता है फ्रेंड्स, और VI ऑलरेडी आपको 100 दिया हुआ है। तो 100 में कितना से गुना हो जाएगा? 0.8 से। तो कितना दे देगा? 80 वाट दे देगा। क्या देगा? 80 वाट देगा। देगा कि नहीं देगा? 80 वाट देगा। क्लियर? 80 वाट दिया ना, तो लोड का पावर फैक्टर होता है हमेशा। पावर फैक्टर किसका होता है बालक? लोड का पावर फैक्टर होता है। किसका पावर फैक्टर होता है? लोड का पावर फैक्टर। ठीक है, क्या किसका पावर फैक्टर? लोड का पावर फैक्टर होता है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। अब अगर आपको कोई बोल देता लोड का पावर फैक्टर नहीं देता, आपको बोल देता कि रेजिस्टिव लोड है, अगर इसी सर्किट में कभी ऐसा बोल दिया जाता, सॉरी, है ना, इसी सर्किट में कभी ऐसा बोल दिया जाता, देखना कि ये कोई सर्किट है, यहाँ बोल देता कोई सर्किट है और यहाँ जो अपन यूज कर रहे हैं एक सोर्स यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? एक सोर्स यूज कर रहे हैं। और यहाँ जो अपन लोड यूज करेंगे, यहाँ जो अपन एक लोड यूज करेंगे, इस बार उस लोड को आप मान लो ये आपका लोड रह गया, है ना। अब देखो बालक, यहाँ पे आपने लोड यूज कर लिया, लोड यूज कर लिया। अब इस बार आपको कहेगा कि यहाँ एक एसी सोर्स है ना, डीसी में काम नहीं करेगा, सब एसी में है ना। डीसी में तो सिर्फ वीआई पावर, पावर मतलब वीआई, वहां डीसी में कोई भी सोर्स मत लगाओ, डीसी के केस में मतलब सिर्फ वीआई, वीआई आपका वीआई, डीसी में अपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर आपने एक सोर्स लिया है। अब मान लो आपको कोई कहेगा कि यहाँ पर टोटल पावर जो है 100 वोल्ट एम्पियर है। कितना है? 100 वोल्ट एम्पियर है। और यहाँ पर सिर्फ बोल देगा आर लोड है। क्या लोड है? आर लोड। क्या बोल देगा? आर लोड है। तो बताइए इस सोर्स से इस लोड पर कितना शक्ति का ट्रांसफर हो जाएगा? इस सोर्स से, ये आपका सोर्स है, इस लोड पर कितना शक्ति का ट्रांसफर हो जाएगा? कौन बताएगा? यहाँ लोड है। अब आर लोड बोल दिया, पावर फैक्टर नहीं दिया, आर लोड बोल दिया। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए? कमेंट करेंगे आप लोग, है ना। आपको क्या समझ में आना चाहिए? आपको क्या समझ में आना चाहिए कि सर आर लोड है, तो हम जानते हैं रेजिस्टिव लोड में करंट वोल्टेज साथ साथ चलता है, तो पहले फेज एंगल जानेंगे तब ना पावर फैक्टर लगाएंगे। दोनों साथ साथ चलते हैं, फेज एंगल 0।
कॉस फेज 0 एंगल लगाते हैं तो वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका पावर फैक्टर, इसका फेज एंगल क्या होता है 0 डिग्री, और कॉस पावर फैक्टर जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, कॉस 0 डिग्री लगाएंगे तो क्या होगा 1। इसका मतलब पावर फैक्टर इसमें जो यहाँ से यहाँ आ रहा है कितना फैक्टर हो रहा है 1 से फैक्टर, तो लोड पे पावर कितना मिल रहा है सर ये 100 का 100 वाट मिल जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू यूज होता है उसको वाट में लिखते हैं। जो एक्टिव पावर यहाँ पे लोड पे जो पावर मिलता है उसको अपन बोलते हैं एक्टिव पावर, है ना, वी आई कॉस फाई, और यहाँ जो होता है अपरेंस पावर होता है। क्लियर है। और फॉर्मूला से भी निकालना है तो ऐसे निकालिए वी आई कॉस फाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई, तो वी आई कॉस फाई, तो वी आई इंटू कॉस फाई का मान कितना हो गया 1 है। अच्छा वी आई कितना है 100, वी आई कितना है 100, तो ये कितना हो गया 100, 100। अच्छा इसका यूनिट हमेशा वाट में 100 वाट, तो दिए कितना 100 वोल्ट एम्पियर, वाट में उतना ही मिल गया कि नहीं मिल गया। तो लोड देखो हमेशा जो आपको जो भी लोड होता है वो हमेशा उसकी इकाई वाट में होती है, जो भी लोड होता है उसकी इकाई हमेशा क्या होती है वाट में होती है। अच्छा एक चीज अब हमेशा समझना, अगर डीसी परिपथ रहता था या डीसी परिपथ जो होता था उसमें सोर्स से और लोड पर कभी एक्टिव रिएक्टिव की बात नहीं की, जितना यहाँ पे होता था उतने वहां होता था, क्योंकि डीसी के केस में सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट काम करता है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव तो आपको काम करता नहीं है ना, क्योंकि इंडक्टर क्या होता है शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। तो डीसी सर्किट में अपन इंडक्टर और कैपेसिटर का कनेक्शन करते नहीं, खाली रेजिस्टिव सर्किट रहता तो जितना भेजते हैं वही हमेशा मिलते रहता है, तो वहां पर हम एक्टिव रिएक्टिव की बात नहीं करते। लेकिन अब क्या हुआ, आप देखें कि यहाँ पर तो कभी टोटल का टोटल मिल जा रहा है, कहीं कभी 80% मिलता है, कभी या 100 भेजे तो 80% मिल रहा है, कभी 0 भी मिल रहा है। इसीलिए उसी को मैथमेटिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम एक तीसरे शक्ति का नाम यूज करते हैं जिसको रिएक्टिव पावर भी बोलते हैं। तो एसी सर्किट में 3 तरह के पावर होते हैं, क्योंकि आप देखो कि कभी जितना भेजे उतना ही मिल गया तो ये तो ठीक है, इसी सर्किट में किसी सर्किट में क्या होता है जितना भेजते उतना ही मिल जाता है, तो इसको तो कहेंगे ये भी एक्टिव पावर है। और यहाँ भी जो भेजोगे वो भी बोलेंगे टोटल पावर एस पी के बराबर है, यहाँ पे क्या हो गया एस पी के बराबर है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जो एस पी के बराबर नहीं होता, 100 यहाँ दिए 80 यहाँ हो गया, 100 यहाँ देंगे 0 भी हो जाएगा, 100 देंगे यहाँ पे 75 हो जाएगा, तो वेरी करेगा, तो कभी भी एस पी के बराबर होगा नहीं। तो एसी सर्किट में कुछ केस में एस पी के तो बराबर हो जाता है, लेकिन कुछ लोड के कारण एस पी के बराबर नहीं होता। तो अब एस पी के बराबर नहीं होगा तो कोई कहेगा कि हम तुमको 10 रुपया दिए, आज दुकान तक जाते जाते तुम्हारे पास 8 रुपए कैसा हो गया, ये कोई गणित होगा कि अगर 10 रुपए लेके जा रहा हूँ वो हमारे पास गए दुकान तक गए 8 रुपए हो गया, ये कभी संभव है? तो ऐसा कोई कैलकुलेशन होता है इस पृथ्वी पे? नहीं होता। तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि 10 रुपए 8 रुपए में कैसे बदल गया। इसी सेटिस्फैक्शन के लिए हम लोग रिएक्टिव पावर यूज करते हैं। ऐसा थोड़ा होगा कि एसी सर्किट में जैसे कोई स्रोत है, कहेंगे हम यहाँ से 500 दिए और वहां जाके 10 हो गया, तो भाई 10 कैसे हुआ, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वो क्यों हुआ। इसीलिए रिएक्टिव पावर वर्ड आ जाता है एसी सर्किट में। तो मुख्यतः टोटल भेजने वाला पावर और एक्टिव पावर है, लेकिन रिएक्टिव पावर मैथमेटिकल गणित को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग रिएक्टिव पावर वर्ड लाते हैं। क्या करते हैं? रिएक्टिव पावर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सारी चीजें कि एसी सर्किट में क्यों रिएक्टिव पावर आ गया, तो ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम गणित से ये बात कहेंगे, गणित से क्या करेंगे इस बात को बताएंगे कि देखिए आपने यहाँ तो क्या किया 110 रुपए दिए, रास्ते में मेरा 2 रुपए गिर गया, तो हम जहां तक पहुंचे वहां हमको 8 रुपया बचा, तो ये जस्टिफाई हुआ कि 10 रुपया बराबर 2 रुपए गिरा हुआ प्लस आपके पास 8 रुपए, 10 रुपए 10 रुपए के बराबर होगा, ये गणित कहता है ना। एकदम बालक किसी भी चीज के लिए आप करेंगे उपयोगी रहेगा, एकदम कंटेंट जो है ये पूरा आपको जो है ना इलेक्ट्रिकल का पूरा बेस है, ये सब क्या है इलेक्ट्रिकल का बेस है, ये सब जानकारी थ्योरेटिकल में रखना होगा।
थ्योरी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये सारे चीज इलेक्ट्रीशियन चीजों को बेहतर करनी होगी। इसीलिए मैं समय दे रहा हूं, नहीं तो मैं चाहता ना, बहुत जगह आप क्या देखोगे, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएगा, आपको क्या कहेगा, ये देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, इससे निरूपित करते हैं, अब फॉर्मूला ये होता है, हो गया पावर फैक्टर। जबकि हमने ज्यादा समय इस पे दिया, क्योंकि यही तो मेन कंसेप्ट है, यही तो सीखने की चीज है। वरना तो फिर आपको नहीं सीखना तो फिर छोड़ दीजिए। अगर नहीं सीखना है, खाली फॉर्मूला पे आगे बढ़ना है, तो बस पावर फैक्टर तो एक लाइन ये रहा और दो लाइन ये रहा, तो 2 पेज में खत्म कहानी। ठीक है, सीखना है, और सीखेंगे तो जिंदगी में बहुत आगे भागेंगे। तो अब हमको क्या सीख मिला कि इसीलिए जब हम जानते हैं कि सोर्स और लोड पर पावर बराबर नहीं होता है एसी केस में, बहुत सारे कंडीशन में, रेजिस्टिव कंडीशन को छोड़ के किसी भी कंडीशन में सोर्स और लोड पर पावर बराबर नहीं होता, हमको क्या पढ़ना पड़ता है, रिएक्टिव पावर। तो एसी सर्किट में हमको रिएक्टिव पावर महत्वपूर्ण है। एसी परिपथ या सर्किट पथ में
तीन प्रकार के शक्ति यानी पावर का वर्णन किया जाता है। बचा हुआ है जो दिख नहीं रहा उसको एस वर्ड यूज करते हैं, सॉरी एस बोलते हैं, क्यू वर्ड यूज करते हैं। काम खत्म, गणित को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी इसको ये आप कह सकते हो, इसको ऐसे तो नाम से अपरेंट्स पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरेंट्स। हिंदी में एक बार देख लेना, पावर। यानी इसको आप ये भी बोल सकते हो कुल शक्ति। आप ये भी कह सकते हो कुल शक्ति। शक्ति ये हुआ क्योंकि यही टोटल है, यही टोटल है ना, बाकी ना उधर गया है, बाकी उसमें एक्टिव और रिएक्टिव होगा। और इसको बोलते हैं रिएक्टिव, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव। या इसी को एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज शक्ति। या इसी को रियल पावर भी बोलते हैं, रियल शक्ति। इतने नामों से ये जाना जाता है। ठीक है, अब जो बच गया उसको कहेंगे रिएक्टिव पावर। जो बच गया वो कौन सा पावर कहलाएगा? रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव शक्ति। जो बच गया वो क्या हो गया? रिएक्टिव शक्ति। जो बच गया वो क्या हुआ? रिएक्टिव शक्ति। क्लियर? अब इसको यूनिट्स वगैरह में भी अभी हम बताएंगे। तो ये जो भेजा आता है इसकी यूनिट वोल्ट एम्पियर जो टोटल होता है वो वोल्टेज और करंट, क्योंकि उसको पता नहीं है हमारे में लोड कितना लेगा, तो जो सोर्स होता है उसको हमेशा वोल्ट एम्पियर में लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? वोल्ट एम्पियर में लिखते हैं। और जो लोड होता है उसकी इकाई हमेशा वाट में होती है, इसकी इकाई जो होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में होती है। क्लियर? तो अब क्या हो गया? गणित को सेटिस्फाई करेगा। अब गणित को कैसे सेटिस्फाई करेगा? एस जो होगा हमेशा पी प्लस क्यू के टर्म में होगा, जोड़। अब ये जोड़ नॉर्मल जोड़ नहीं होता कि यहां से 100 भेजे यहां 80 है तो 20 ये होगा, नहीं। यह ट्रायंगल फॉर्मूला को फॉलो करता है। जैसे आपने देखा होगा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वैसे फॉलो करता है। तो ये तो होगा एस बराबर पी प्लस जे क्यू के टर्म में रहता है। क्या करता है?
एस बराबर पी प्लस जे क्यू। यानी आप नॉर्मली आप इसको जोड़ नहीं सकते। अब क्या कर सकते हो, इसको आप नॉर्मली जोड़ नहीं सकते। कलर थोड़ा अलग कर देता हूं। इसको आप नॉर्मली जोड़ नहीं सकते। एस बराबर पी प्लस जे क्यू के टर्म में होता है हमेशा। यहां भी एस बराबर पी प्लस जे क्यू के टर्म में तो होता, लेकिन क्यू तो है यहाँ पर 0, क्योंकि जो ऐसे फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये कितना होगा, तो वो मान लो ये 100 है, ये 80 है, ये 20 नहीं होगा, वो अंडर रूट करके करिए एस का स्क्वायर माइनस ये 100 का स्क्वायर माइनस ये 80 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट करके निकालिए, जो निकलेगा वही उसका वैल्यू होगा। क्लियर है ना, है ना। अच्छा, जे एक बालक पूछ रहा है जे क्या है। बालक ये तो डीसी सर्किट में अपन जे के बारे में पढ़ते भी है ना। देखिए जे जो होता है बालक एंगल में होता है। ये जे जो होते हैं एंगल में होते हैं। अगर नहीं पता जे ऑपरेटर पढ़ेंगे, अगर जे ऑपरेटर नहीं पढ़े तो जे ऑपरेटर भी करा देंगे। ये है जे पे पावर 4 या इसी को 1 बोलते हैं। ये होता है जे, ये होता है माइनस जे, और ये होता है जे का स्क्वायर, है ना। तो देखिए समझिए, जे ऑपरेटर होता है कि कोई चीज यहां पे चल रहा हो और कोई चीज यहां पे चल रहा हो। ये आपने पढ़ा होगा, ये 1 होता है कि नहीं। जे ऑपरेटर जो चीज एक्स एक्सिस पे होगा वो तो 1 है ना। जैसे आर में कुछ नहीं लगा है तो ये आर, आर इधर चलता है, आर इधर चलता है। और जे कहता है कि हम सीधे नहीं जोड़ेंगे। मान लो दो चीज एक ही रास्ता में चलोगे, चलेगा तब ना जोड़ दोगे। ये 4 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, तब ना 6 किलोमीटर चलोगे, लिख दोगे, एक साथ जोड़ देते हो। लेकिन जे इसलिए लगाते हैं, जे ये बताता है कि दोनों एक रास्ता में नहीं चल रहा, एक चल रहा इधर तो दूसरा चल रहा किधर, इधर। तो कभी दोनों को जोड़ दोगे क्या, नहीं जोड़ोगे। तो इसको ले कैसे जोड़ते हैं, इसको वेक्टर के तरीके से ले जाके। इसके लिए रिजल्टेंट को होगा कि इन दोनों, एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, या तो ऐसे कर दो, या तो आप यहां से यहाँ की दूरी निकाल दो, तो रिजल्टेंट ये हो जाता है, रिजल्टेंट ये हो जाता है। या फिर आप इधर उधर करोगे तो ये रिजल्टेंट होता है। तो क्लियर है। तो जे ये बताता है कि दोनों एक दिशा में नहीं चल रहा। जे ऑपरेटर बताता है कि हम 90 डिग्री के साथ चल रहे हैं। जे का मतलब है 90 डिग्री, मतलब दोनों एक दिशा में नहीं चल रहा। अगर दोनों एक ही दिशा में चलता, अगर ये 3 है ये 4 होता तो 4 3 7 जे लिख देते हैं, लेकिन नहीं लिखते। तो जे का मान हमेशा कैसे चलता है, एक इधर चल रहा है तो एक इधर चलता है, तो उसका रिजल्टेंट कुछ और होता है। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 3 3 9 25 5 हो गया। तो जेड का मान 5 हुआ। ऐसे जोड़ते तो 4 3 7 होता, लेकिन क्या कितना होता है, 5 होता है। तो ये मान बताते हम, जेड का मान ये बताते। क्लियर, समझ रहे हो चीजों को। तो जे एंगल को बताता है, ऐसे ही जे यहाँ भी जे किसको बताता है, एंगल 90 डिग्री को बताता है। किसको बताता है, 90 डिग्री। मतलब दोनों एक ही दिशा में नहीं है दोनों। इसीलिए ना अब 100 हमने बोला, आप बोल रहे कि जो अगर 100 है एक्टिव पावर, यहाँ से समझो 100 है एक्टिव पावर, 100 है, यहाँ 80 हो गया, मान लो 80 हो गया। तो आप 20 अगर ऐसे लिख दोगे, क्यू क्यू रिएक्टिव पावर 20 लिख दो, इसका मतलब दोनों एक ही दिशा में है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है, जे मतलब 90 डिग्री पे होता है। तो इसीलिए आपको अलग तरीके से निकालना पड़ता है। जे मतलब 90 डिग्री पे है। यानी यहां पर भी अगर आप देखोगे तो दोनों जो है आपका P जो होता है एक्टिव पावर इस दिशा में चलता है और रिएक्टिव पावर इस दिशा में चलता है। तो अप्रेंस पावर जब भी होगा वो इस तरीके से एस निकाल सकते। अप्रेंस पावर इस तरीके से निकलता है। इसीलिए ना एस बराबर हाइपोटेनियस। एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो किया कि नहीं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप क्या लिखते हो, 90 डिग्री होता है इन दोनों के बीच, 90 डिग्री। तो राइट एस बराबर अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, इसीलिए ऐसा लिखा गया। क्लियर है। अब इकाई वाइज लिखो, एस को हमेशा वोल्ट एम्पियर, एस का फॉर्मूला वोल्ट एम्पियर में होता है, तो इसको वोल्ट एम्पियर, वोल्ट इसकी इकाई वोल्ट एम्पियर में लिखी।
लिखी जाती है यूनिट, या केवीए में लिखी जाती है, या केवीए में लिखी जाती है। अब P की इकाई फॉर्मूला क्या है, VI cos फाई, VI cos फाई। तो इसको क्या, इसकी इकाई हमेशा वाट में लिखा जाता है या किलो वाट में लिखा जाता है, वाट में या किलो वाट में। Q का फॉर्मूला। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप सो चीजों को एंजॉय करेंगे आप, ठीक है, ओके, बाय बाय। किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना बालक, किसी को समस्या है तो बता दें, है ना, क्लियर रहेगा ना, एंजॉय करोगे चीजों को पढ़ के, ठीक है, चल।